हाय हाय आई एम गौतम द्विवेदी। आज का हम लोग का टॉपिक है वही इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी, जो पिछले लेक्चर में हम लोग का था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लेक्चर में कि आरसीसी का इंट्रोडक्शन, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आरसीसी क्या होता है, फिर आरसीसी और पीपीसी में अंतर बताया था, डिफरेंस, फिर स्टील का यूज़ क्यों करते हैं, फिर आरसीसी का मेरिट और डीमेरिट, ये इतने टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं आगे इसी टॉपिक को लेके। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रबलन के लिए इस्पात का प्रयोग, यूज ऑफ स्टील फॉर रेनफोर्समेंट। व्हाई वी यूज स्टील फॉर रेनफोर्समेंट, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं स्टील का रेनफोर्समेंट के लिए। तो आइए जानते हैं। ठीक, तो इसका पहला कारण है इस इस्पात का सीमेंट कंक्रीट में अभिलान उत्तम होता है। ठीक, मैंने इस्पात और कंक्रीट के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक, मैंने इजीली वो क्या करते हैं, एक दूसरे का बीच का बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा, यह अन्य धातुओं से सस्ता पड़ता है और प्रचुर मात्रा में आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, तो जो हमारा स्टील है वो हमारा एल्युमिनियम, कॉपर या जिंक, इन सब मटेरियल से सस्ता भी पड़ता है और हमारे अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अदर मटेरियल के मुकाबले, और सस्ता भी पड़ता है। सेम स्ट्रेंथ, कॉस्ट लो और हाई अमाउंट में अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक, तो सो वी यूज स्टील फॉर द रेनफोर्समेंट। थर्ड, इस्पात एक उच्च प्रत्यास्थता मापांक वाला पदार्थ है। जो हमारा इस्पात है, ये इसकी यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी अधिक होती है, जिसके वजह से हम इसको किसी भी आकार, किसी भी आकृति में इजिली बेंड कर सकते हैं या मोड़ सकते हैं, तो किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं। ठीक, इसलिए हम इस्पात का यूज करते हैं। आप लोग ने देखा होगा जब बीम का या कॉलम का सरिया जब बांधा जाता है तो उसको मोड़ा जाता है, उसके जगह पे अगर कोई और मटेरियल हो जिसकी प्रत्यास्थता कम होगी, तो उसको मोड़ने पे वो टूट जाएगा या मोड़ने में बहुत दिक्कत आएगी और उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम होगी। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारी स्टील में बढ़िया होती है, जिसकी वजह से हम इसको किसी भी आकार आकृति में ईजिली मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक कारण ये है कि हम इस्पात का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इस्पात की छड़ें सीमेंट कंक्रीट में दबाए जाने पर उनका कोरोजन नहीं होता है। जब हम कंक्रीट में कंक्रीट में स्टील को डाल के कास्टिंग कर देते हैं, तो जो अंदर की स्टील रहती है उस पे जंग नहीं लगता है, कोरोजन नहीं होता है। ठीक, और उसको सेफ रहता है, तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं। इस्पात की तनन और संपीड़न सामर्थ्य काफी अच्छी होती है। हमारी जो इस्पात होती है, तनन और संपीड़न दोनों में सामर्थ्यवान होती है। ठीक है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि कंक्रीट हमारी क्या होती है, संपीड़न में मजबूत होती है। ठीक, अब हम कंक्रीट संपीड़न में मजबूत है, जब हम छड़ का उपयोग कर देंगे, क्योंकि छड़ तनन में मजबूत होता है, तो हमारी जो कंक्रीट होगी वो तनन और संपीड़न दोनों में मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसको काटते, मोड़ने और जाल तैयार करने में दिक्कत नहीं आती है। वही बात अभी मैंने बताई थी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी हाई होती है, इसकी इजीली हम काट सकते हैं, इजीली आसानी से मोड़ सकते हैं, और जो भी हमको उसका फ्रेम तैयार करना रहता है उस फ्रेम को बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं। एक इसलिए हम कंक्रीट में स्टील का उपयोग एज अ रेनफोर्समेंट करते हैं और अदर मटेरियल का उपयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कारण थे स्टील का रेनफोर्समेंट के रूप में उपयोग करने का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रबलन इस्पात के प्रकार, टाइप ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील। कितने प्रकार के रेनफोर्सिंग स्टील होते हैं? तो पहला हमारा होता है मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील। ठीक, Fe 250। नेक्स्ट हमारा होता है मध्य तनन इस्पात, मीडियम टेंसाइल स्टील, Fe 350। उसके बाद होता है उच्च तनन इस्पात, हाई टेंसाइल स्टील। ये दो प्रकार के होते हैं,
एक Fe415 और एक Fe500, और लास्ट होता है उच्च सामर्थ्य वाली इस्पातीय तार। आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हमारी पहली है माइल्ड स्टील। ठीक, ये होता है हमारा Fe 250, Fe 250। ठीक, इसमें Fe आयरन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और 250 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, माइल्ड स्टील में Fe क्या रिप्रेजेंट करता है, आयरन को, और 250 किसको रिप्रेजेंट करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। किसमें, न्यूटन, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो पहला हमारा क्या हो गया, माइल्ड स्टील। इसी तरीके से दूसरा हमारा है मीडियम टेंसाइल स्टील। हमारा दूसरा है मीडियम टेंसाइल स्टील। इसका ग्रेड होता है Fe 350। उसी तरीके से Fe आयरन को रिप्रेजेंट करेगा, और 350 हमको किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूटन पर एम स्क्वायर में करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर में करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। चलिए, नेक्स्ट है हमारा हाई टेंसाइल स्टील। ये दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है ग्रेड Fe 415, जिसको हम लोग कहते हैं टॉर 40। सेम चीज आयरन, और 450 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इसको दूसरा नाम क्या है, टॉर 40। ठीक, दूसरा हमारा क्या इसमें आता है, Fe 500, इसको हम कहते हैं टॉर 50। ठीक, जिसमें Fe आयरन को रिप्रेजेंट करता है, 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। नेक्स्ट हमारा है उस सामर्थ्य वाली इस्पातीय तार। जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें वायर का उपयोग करते हैं। ठीक, तो वो वायर भी हमारी एक तरीके की रेनफोर्समेंट होता है, तो उस वायर को हम कहते हैं हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर। ठीक, तो ये हमारे टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील है जो हम यूज करते हैं डिजाइन के लिए। जब आप मार्केट में छड़ खरीदने कभी जाइएगा, तो देखिएगा उस छड़ पे लिखा रहता है उसका ग्रेड, कि Fe 250 है, कि Fe 415 है, कि Fe 500 है। क्या ग्रेड है वो स्टील पे, उसके छड़ पे लिखा रहता है। ये आपका था ग्रेड ऑफ, सॉरी, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रबलन सीमेंट कंक्रीट की रचनाएं, आरसीसी कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो क्या क्या हम प्रॉब्लम इस्पात पर बनाते हैं, तो हम लोग धरन बीम, स्लैब बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, कैंटिलीवर कहते हैं बीम बनाते हैं, फिर फाउंडेशन बनाते हैं, जीना बनाते हैं। ठीक, फिर पानी के टंकी, छत के स्लैब, टैंक, स्टेजिंग तथा आधार पाइल फुटिंग, कारखाने की चिमनी, प्रतिधारक दीवार,
एक रेलवे स्लीपर, ये सब चीज हम क्या करते हैं अपने आरसीसी का यूज करके बनाते हैं। इसमें आप लोग धरन जानते होंगे, स्लैब जानते होंगे, कॉलम जानते होंगे। इसमें एक टर्म आया है क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिएगा कभी, कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का छत से आगे, छत के नीचे, जब छत हम बनाते हैं तो जब हमको छत बढ़ा के बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं, उस छत के नीचे एक बीम बना देते हैं, ये ऐसा। इस बीम को हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। आप लोग ध्यान कभी दीजिएगा कि जब छत हम लोग को आगे बढ़ा के बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं, ये हमारा स्लैब है, स्लैब में ही हम क्या करते हैं, एक बीम पर ऐसे निकाल देते हैं और उसके ऊपर हम स्लैब ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बीम है, इस बीम को हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक है। हाँ, और इसमें एक चीज और आपको बताना था, रिटेनिंग वॉल क्या होता है। रिटेनिंग वॉल प्रतिधारक दीवार। एक बंधा आप लोग देखे हैं, बंधा, नदी के किनारे जो बंधा होता है, वो बंधा आप लोग देखे होंगे। तो उसमें होता क्या है बंधे में, कि बंधा हमारा ऊपर होता है, फिर गड्ढा होता है, फिर जाके हमारी नदी होती है। तो होता क्या है कि कुछ ऐसा कारण हुआ, लैंडस्लाइड आया, कुछ हुआ, ये मिट्टी क्या होती है, सरकने लगती है। ठीक, और इस बंधे का क्या होता लगता है, कटाव होने लगता है। ठीक, तो इस चीज से बचने के लिए, बंधे की मिट्टी को बांधे रखने के लिए हम क्या करते हैं, उस साइड में एक हम वॉल बना देते हैं, एक दीवार बना देते हैं। इस दीवार को कहते हैं रिटेनिंग वॉल, प्रतिधारक दीवार। जिसका काम ये होता है कि वो सॉइल को पकड़े रखता है, बांधे रखता है, उसको ढहने से, उसकी कटाव होने से उसको क्या करता है, बचाता है। तो ऐसे दीवार को हम कहते हैं रिटेनिंग वॉल।
इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रबलन इस्पात का आकार, शेप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो किस प्रकार का शेप होता है तो एक स्टील रेनफोर्समेंट का हम उसके बारे में जानेंगे। तो नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि आपका जो बार होता है वो सर्कुलर शेप में होता है ना, गोलाकार छड़ होता है। ठीक, अब सवाल ये उठना चाहिए कि हम क्यों गोलाकार छड़ का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्या कारण हुआ कि हम गोलाकार छड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं हम रेक्टेंगुलर या क्या कहते हैं स्क्वायर या ट्रेपेजॉइडल शेप का छड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसका इस्तेमाल हम गोलाकार का इसलिए करते हैं क्योंकि पहला कारण ये है कि गोलाकार छड़ यानी सर्कुलर होने की वजह से कंक्रीट और छड़ के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बढ़िया बनता है। ठीक, क्योंकि उनके जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है और इजीली सारे सरफेस पे कवर होके उसको क्या करता है, बॉन्डिंग बढ़िया क्रिएट करता है। ठीक, तो इसलिए हम गोलाकार छड़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब क्या क्या उस छड़ का डाया होता है, देखिए जैसे इसमें लिखा है प्रबलन का संकेंद्रित रोकने के लिए प्रबलन इस्पात के अवयव का खंड न्यूनतम होना चाहिए। ठीक, इस्पात की पत्तियां एवं एंगल पर गोलाकार छड़ की तुलना में अभिलांक कम होता है। अब जो गोलाकार छड़ होता है किस किस डाया में मिलता है, तो 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm और 50 mm व्यास में हमको ये मिलता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखे होंगे आप लोग कि जो छड़ पे होता है वो छड़ पे कुछ डिज़ाइन टाइप बना रहता है, कुछ उस पर रेखाएं खींची होती हैं। ये क्यों खींचा होता है, आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि वो दो फोर्स, दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर चलती हैं तो वो गति का, चलने की गति का विरोध करता है। ठीक, तो ये हमारा फ्रिक्शन कहलाता है। उसी फ्रिक्शन की वजह से उन दो वस्तुओं के बीच में बॉन्ड बनता है। जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो बॉन्ड उतना ही बढ़िया होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि दो हमने छड़ लिया, एक छड़ एकदम प्लेन है और दूसरा छड़ हमारा क्या है, खुरदुरा है। अब उसको हमने किसी वस्तु में डाला और जब निकाला तो हम ये देख रहे हैं कि चिकना छड़ आसानी से निकल जा रहा है और खुरदरे वाले को निकालने में ज्यादा ही हमको प्रयास करना पड़ रहा है। तो हमको क्या पता चला कि खुरदुरा वाला छड़ हमारा वस्तु दूसरे वस्तु से क्या कर रहा है, बॉन्ड बढ़िया क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा क्यों है, क्योंकि सरफेस हमारा रफ है। रफ सरफेस होने के वजह से उन दोनों वस्तुओं के बीच में फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा है, और फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड उनकी क्या है, बढ़िया है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो छड़ होता है वो छड़ को हम खुरदुरा बनाते हैं। अब खुरदुरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सरफेस पे रेघारी टाइप में डिजाइन बना देते हैं। ठीक, जिसके वजह से फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड भी इंक्रीज हो जाता है और मटेरियल हमको बहुत ज़्यादा मोटा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि क्यों छड़ पे डिजाइन होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं इमारत का संरचनात्मक तत्व, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग। एक हमारी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं। ठीक, तो पहला हमारा सबसे पहला मटेरियल, जो पहला स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है, फाउंडेशन होता है। आप लोग कभी भी आपका घर बना होगा तो आप लोग ध्यान देंगे कि कभी भी घर बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारा फाउंडेशन बनता है, नेव बनता है। ऐसा नहीं कि हम सीधे छत डाल दिए या दीवार डाल दी उसके बाद फाउंडेशन। सबसे पहला स्ट्रक्चरल एलिमेंट हमारा फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन का काम क्या होता है कि सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हमारा फाउंडेशन का होता है। अगर फाउंडेशन हमारा कमजोर है तो स्ट्रक्चर हमारा कमजोर होगा, स्ट्रक्चर लोड कम लेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है प्लिंथ। देखिए प्लिंथ क्या होता है।
आप लोग ध्यान दिए होंगे कभी भी कि आपका जो घर बना होगा वो ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर उठा के बनता है। घर बनने का मतलब कि जो फर्श, जो हमारे घर का फर्श बनता है वो जमीन से, ये ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर उठा के बनाया जाता है। तो जो ऊपर उठा के जो बनाया जाता है उस लेवल को हम कहते हैं प्लिंथ लेवल। ये 60 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पे हम प्लिंथ लेवल को बनाते क्यों हैं? ताकि बारिश हुआ, बारिश का पानी हमारे घर में ना आ पाए, कीड़े मकोड़े हमारे घर में ना आ पाए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर से ऊपर उठा के हम क्या करते हैं, अपने फ्लोर को बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने घर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उस लेवल को हम कहते हैं प्लिंथ लेवल। ये प्लिंथ लेवल हम अपने कार्य के अनुसार अपनी जमीन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जहाँ बारिश या पानी लगने की संभावना, प्लिंथ लेवल हमारा ऊंचा होता है। जहाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ प्लिंथ लेवल हम 60 सेंटीमीटर रख देते हैं। ठीक, ये हमारा प्लिंथ लेवल है। फिर नेक्स्ट हमारा दीवार और स्तंभ। ठीक, दीवार वॉल और स्तंभ कॉलम। कॉलम क्या, हमारा वर्टिकल मेंबर है जिस पे एक्सियल लोड आता है। वो एक्सियल लोड कहाँ से आता है? बीम से आता है। बीम का लोड वो क्या करता है, फाउंडेशन जो भेजता है, फाउंडेशन लोड को जाता है सॉइल पे ट्रांसफर करता है। फिर हमारा सील, लिंटल और छज्जा। सील क्या होता है? डैम प्रूफ कोर्स। फाउंडेशन के वजह से कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो पानी हमारा फाउंडेशन से जब होते हुए कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो जो ऊपर आता है, उस कैपिलरी एक्शन को रोकने के लिए हम एक रद्दा मार देते हैं, सील रोक रद्दा, जो क्या करता है उस कैपिलरी एक्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का पानी हमारे दीवार में नहीं लगता है और सीलन की दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक, लिंटल क्या होता है? लिंटल हम दरवाजे खिड़की के ऊपर बनाते हैं ताकि दरवाजे खिड़की के ऊपर के दीवार के भार को लिंटल आसानी से सहन कर सकें। तो वो हमारा लिंटल कहलाता है। ठीक, उसके बाद दरवाजा और खिड़की। दरवाजा घर में अंदर आने और बाहर जाने के लिए, प्रवेश करने और बाहर निकलने का मार्ग होता है। खिड़की क्या होता है? घर में ठंडी हवा, ताज़ी हवा का प्रवेश कराने के लिए और रोशनी को अंदर लाने के लिए हम खिड़की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर रूफ, छत हमारी होती है। छत क्या काम क्या होता है? आवरण, कवर का काम करता है। धूप, वर्षा और धूल गंदगी को रोकता है घर में आने के लिए। फर्श, फ्लोर, जिस पे हम लोग चलते हैं वो फ्लोर हो गया। ठीक, फिर सीढ़ी। सीढ़ी का काम होता है हमको एक तल से दूसरे तल पे ले जाने के लिए हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ी क्या होता है? एक तल से मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आने और जाने के लिए हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट थे जिनके बारे में आप जानते हैं। ठीक, तो यहीं पे आपका ये आरसीसी का चैप्टर समाप्त होता है। ठीक, और आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बीएमसीई, ठीक, और जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है। ये आपका फोर्थ और लास्ट चैप्टर था जो यहीं पे आपका ये समाप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करा सका हूँ कि आपको पेपर के लिए जितनी भी चीज़ें, जितने भी चीज़ थे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड हुआ है। वीडियो ऑनलाइन लेक्चर से मैंने आपको वो चीज़ पढ़ा चुका हूँ। फिर आप इस वीडियो के द्वारा उन चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर क्लास में नहीं समझ में आया है तो उस चीज़ को हमारे इस वीडियो में आइए, इस वीडियो में मैंने उसको सब वीडियो में इसको डिटेल से बताया है। तो उन सारे चीज़ों को यहाँ से आप आके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये वीडियो आपको समझ, इस वीडियो के सारे कंटेंट आपको समझ में आएगा। थैंक यू।